हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मेनिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपनी संजीवनी सीरीज के अंदर हम अंडर 20-25 मिनट्स वीडियोस के अंदर जो भी हमारे एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको हम बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चन आउटपुट निकाल सके, रिजल्ट ला सके, एक एज लगा सके। क्योंकि एग्जाम जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें जीएस के अंदर बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें पहले पढ़नी है और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वो रहेगा बहुत सारे जो हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंट कमीशंस बने हैं बेटा। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारा पूरा का पूरा ब्रिटिश एरा चलता था तो उस टाइम पर बहुत सारे कमीशंस बनाए गए, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो फेमाइन को लेके हो। तो यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं रेगुलर बेसिस पर बनते हैं, वो आपसे ये पूछता है कि या तो वो कमीशन कब आया है, या उसका चेयरमैन कौन है, या उसका काम क्या है, उसने किस बात पर रिकमेंडेशन दिया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कमीशन हैं, मैं आपको बीच में बताऊंगा भी कौन कौन से आए हैं, और फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी कि कितने रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। हर बार नया पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ छोटे से मैटर में से ही, छोटे से कंटेंट में से ही हम अपना बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ईदर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एज वेल। तो उसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए जो हम कमीशंस की बात करते हैं, तो इनिशियली जैसे सबसे पहले एक कमीशन बना 1772 के दौरान, जिसको बोलते हैं सर्कट कमेटी। ये सर्कट कमेटी जो है बनवाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ये वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। क्यों बनाई गई थी ये एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए बनाई गई थी। असल में जब 1757 में प्लासी हुआ, फिर 1764 में बक्सर हुआ, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे मुगल्स की तरफ से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो वहीं पर किस तरीके से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उसी के लिए ये सर्किट कमेटी जो है बनाई गई थी 1772 के अंदर। उसके बाद सेकंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कमीशन आता है, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट। अब सभी को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, जिसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस थे कि गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास वालों को सब्जुगेट कर दिया जाएगा बंगाल के अधीन। इसके अलावा भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया इसी एक्ट के दौरान। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा उस चीज को देखते हुए। इसीलिए यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल जो बेसिकली बंगाल का बना, उसको ज्यादा पावर दी गई। उसके बाद 1784 के अंदर आपका आया था बेटा पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके मालिकों को बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी। तो ऐसे ही वो सारे के सारे प्राइवेट लोग हुआ करते थे। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पिट्स इंडिया एक्ट के बेसिस पर क्या करा, एक कमिटी, एक बोर्ड बना दिया जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे। ये सारे के सारे आपके सरकारी लोग हुआ करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या हुआ, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। एक तरफ तो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है, सारे के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा है, और एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मालिक है, वो देख रहे हैं सारा का सारा कमर्शियल और फाइनेंस वाला मैटर। तो ये 3 आपके जो है इंपॉर्टेंट कमीशन शुरू के। फिर उसके बाद जब हम समय में और आगे बढ़े तो भारत के अंदर जो सबसे पहला लॉ कमीशन आया बेटा, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 के अंदर आएगा अंडर मकौले। लॉर्ड मकौले जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडियन लॉज, जो भी हमारे पर्सनल लॉज हुआ करते थे, उन्हीं को कोडिफाई कर दिया और एक ड्राफ्ट तैयार करा आईपीसी का। ऑल्दो ये ड्राफ्ट जो है ये अल्टीमेटली 1861 के अंदर आएगा सामने पिक्चर के, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो ये एक लीगल रिफॉर्म हुआ करता था। तो भारत का सबसे पहला लॉ कमीशन जो है मकौले के अंडर आएगा। उसके बाद 1854 के अंदर आता है आपके पास वुड्स डिस्पैच कमीशन। ये जो वुड डिस्पैच कमीशन है, इसके जो चेयरमैन हुआ करते थे चार्ल्स वुड, ये भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और इन्होंने बेसिकली ये जो कमीशन लाया, ये एजुकेशन के रिगार्डिंग लेके आया कि इंडिया के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म करना है। तो इसी कमीशन के तहत भारत के अंदर सबसे पहली 3 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी गई, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। साथ ही साथ आपका जो आईआईटी रुड़की है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसी एक्ट के बेसिस पर जो है, इसी कमीशन के बेसिस पर जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो ये एजुकेशन कमीशन को लेके है। अब एक आता है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कमीशन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। आप आज भी देखते हैं जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम करता है, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी। तो ये कमीशन सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी, जो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था? ताकि
इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, रेलवे सिस्टम, कैनाल सिस्टम, आपके टेलीग्राफ लाइंस वगैरह पूरी की पूरी स्टैब्लिश की जा सके। तो ये क्यों कर रहे हैं? कोई भारत की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि इंडिया के इंटरनल पार्ट से रॉ मटेरियल को लाया जा सके कोस्टल बॉर्डर तक, और कोस्टल बॉर्डर से यहीं से सारा रॉ मटेरियल भेजा जाएगा इंग्लैंड के अंदर, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। वहां पर मशीनों में उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे और वही फिनिश गुड्स वापस से इंडिया के अंदर लाके बेच दिए जाएंगे। तो दिस वाज द कैश काउ सिस्टम। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो कमिटी बनाई गई थी डलहौजी के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए जो है बेसिकली बनाई गई थी। फिर आगे आए तो पील कमीशन आया। इसके चेयरमैन जोनाथन पील हुआ करते थे 1858 के अंदर। यह कमीशन बेसिकली आया था मिलिट्री रिफॉर्म्स को लेकर, डिफेंस रिफॉर्म को लेकर। क्यों? क्योंकि 1857 के अंदर जब रिवोल्ट हुआ था तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे उनके पास बंदूकें बहुत सारी आ गई थी, तो क्योंकि इंडियन सोल्जर्स भी ज्यादा थे, तो इसीलिए यह कमीशन बनाया गया, पील कमीशन, कि भाई अब हमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करनी होगी, यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ानी होगी, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे भी जो है कंट्रोल रखना होगा। तो यह जो रिफॉर्म आया था आपका, यह मिलिट्री रिफॉर्म को लेकर आया था, पील कमीशन। नेक्स्ट आता है आपका इंडिगो कमीशन। सभी ने सुना होगा कि 1858 के अंदर इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, दिगंबर विश्वास जो है उसके लीडर हुआ करते थे बंगाल के अंदर, ताकि नील की खेती जबरदस्ती ना करवाई जा सके। तो उसी के खिलाफ जो मूवमेंट छेड़ा था, जो रिवोल्ट हुआ था, उसी को बोलते हैं इंडिगो रिवोल्ट, और उसी के लिए इंडिगो कमीशन बनाया गया था 1860 के अंदर, जिसमें जितना भी इलीगल पैसा लिया गया था वो सारा का सारा पैसा जो है वापस दिया गया वहां के किसानों को। तो इंडिगो रिवोल्ट को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था, और इन्होंने कहा कि आप फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन जो है इलीगल होता है, तो पीजेंट मूवमेंट हुआ करता था, और जो है किसानों को सारा का सारा पैसा वापस दिया गया। फिर 1882 के अंदर जो है आपका एक और एजुकेशन के रिगार्डिंग कमीशन आएगा, जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन, या इसी को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। विलियम हंटर इसके चेयरमैन हुआ करते थे। ये आया था बेटा आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पर, जो रिपन नाम के आपके वाइसरॉय हुआ करते थे उसके टाइम पर आया था। ठीक है, ये भी चेक करने के लिए आया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का एजुकेशन कमीशन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करा। तो बेसिकली एजुकेशन को लेकर यह कमीशन है आपका कौन सा? विलियम हंटर के अंडर हंटर कमीशन। इसी को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। फिर जब समय में और आगे बढ़े तो 1886 के अंदर आपका एक और कमीशन बना, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज के अंदर ऐड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली तो सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो चार्ल्स एचिंसन के नेतृत्व में बेसिकली ये कमीशन बनाया गया था। किस चीज के लिए? सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए बनाया गया था बेसिकली। उसके बाद 1892 के अंदर आपके पास आता है वेलबी कमीशन। ये वेलबी कमीशन लॉर्ड वेलबी नाम के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके अंडर बनाया गया। फाइनेंस को रिगार्डिंग बेसिकली रखा गया कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, भाई ब्रिटेन क्या कर रहा है, इंडिया से बहुत सारा पैसा निकाल रहा है अलग अलग तरीके से, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के तहत, जो बेसिकली दादा भाई नेहरू के द्वारा दी गई। तो इसीलिए यह कमीशन बनाया गया था चेक करने के लिए कि भाई क्या वाकई में इंडिया से इतना पैसा निकाला जा रहा है। तो ये जो वेलबी कमीशन है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए था, और साथ ही साथ इसमें होम चार्जेस को जो है कम किया जाए उसको लेकर बड़ी बात थी। अब सवाल है कि ये होम चार्जेस क्या होता है। देखो, होम चार्जेस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो बाहर थी, इंग्लैंड की थी, और इंडिया के अंदर आके वो अपने ऑपरेशंस कर रही है। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे, जो भी यहां पर लोग होंगे उस कंपनी के, भाई उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको इंग्लैंड के रेवेन्यू से मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या था, वो इंडियन रेवेन्यू से ही उनकी सैलरी जाती थी। इसी चीज को बोलते हैं होम चार्जेस। तो जो भी ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर खर्चा होता था, उसका खर्चा इंडियन रेवेन्यू से ही निकाला जाता था, उसी को बोलते हैं होम चार्जेस, राइट। तो ये वेलबी कमीशन आया आपका। फिर 1902 के अंदर आपका एक कमीशन बनेगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, थॉमस रेले के नेतृत्व में। इसको रेले कमीशन भी बोला जाता है। इस टाइम पर आपका जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा। तो यही यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट लेके आया था, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर शिकंजा कसा गया कि यहां पर आप राष्ट्रवाद की फिलॉसफी पर, नेशनलिज्म की फिलॉसफी पर जो है नहीं पढ़ा सकते, जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे आपको वही पढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। तो इसी के चक्कर में आपका यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था 1904 के अंदर फॉर द हायर एजुकेशन। तो 1902 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, या इसी को रेले कमीशन भी बोला जाता है। फिर आगे हम बढ़े तो 1912 के अंदर हमने एक और कमीशन को नाम में देखा, जिसका नाम है इस्लिंटन कमीशन। इस्लिंटन कमीशन के अंदर क्या था, यह भी पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स के लिए ही था, और इन्होंने यह बोला कि भाई जो भी आप इंडियंस को सिविल सर्विस में पहुंचा रहे हो, वो तो 2 या 5 ही पहुंच पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 25% जनता इंडियंस होनी चाहिए हायर ऑफिशियल पोस्ट पर, आईसीएस की पोजीशंस पर। तो ये सिविल सर्विस के रिफॉर्म, सिविल सर्विस के रिगार्डिंग जो है आपका कमीशन बनाया गया था। उसके बाद 1917 के अंदर आपके पास आता है सेडलर कमीशन।
ये सेल्डर कमीशन जो है ये भी आपका एजुकेशन कमीशन हुआ करता था। आपका पूरा का पूरा जो 12 ईयर वाला जो प्रोग्राम सिस्टम है, यूनिवर्सिटी से पहले की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, है ना, बोर्ड्स आएंगे और फिर आपका 12th के हायर बोर्ड्स होंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम बेटा इसी सेडलर कमीशन के टाइम पर जो है रिकमेंड किया गया था। जिस टाइम पर आपके जो यहां पर जो वाइसरॉय हुआ करते थे वो चैम्सफोर्ड वाइसरॉय हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में बेसिकली ये पूरा सेल्डर कमीशन बना। फिर 1918 के अंदर आपके पास एक और कमीशन देखने को मिला जिसको बोलते हैं साउथब्रो कमीशन। ये साउथब्रो कमीशन जो है इसके चेयरमैन हुआ करते थे फ्रांसिस होपवुड। क्यों बनाया गया था? यह बनाया गया था फ्रेंचाइज रिफॉर्म। फ्रेंचाइज रिफॉर्म मतलब इलेक्शंस के ऊपर बनाया गया था कि भाई कितने लोग जो है या कौन कौन लोग जो है बेसिकली वोटिंग कर सकते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। तो ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के साथ भी जुड़ा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर सिख कम्युनिटी, इसके अलावा पारसी कम्युनिटी, इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार दे दिए गए थे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को 1909 के अंदर मिले थे, तो उसी को एक्सटेंड किया गया है बेसिकली। तो ये जो आपका जो कमीशन बनाया गया साउथब्रो कमीशन, ये क्या इसके रिगार्डिंग था? फ्रेंचाइजी रिगार्डिंग या इलेक्शन के रिगार्डिंग हुआ करता था। फिर 1919 के अंदर आपका एक और कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं बेबिंगटन कमेटी। ये बेबिंगटन कमेटी बेसिकली आर्मी रिफॉर्म्स को लेकर बनाया गया था, जिसमें यह बोला गया कि जितने भी आर्मी के अंदर ऑफिसर रैंक्स के लोग हैं वहां पर भी इंडियंस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो बेबिंगटन कमेटी आपकी जुड़ी हुई है डिफेंस रिफॉर्म्स या मिलिट्री रिफॉर्म्स के साथ। ऐसे ही 1924 में बेटा आपके पास आएगा ली कमीशन। अभी जो ली कमीशन है यह आया था आपका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए, और इसी के बेसिस पर आपका एस्टेब्लिश किया गया बेटा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी। ठीक है जी। तो सिविल सर्विस के लिए आया था जिसमें प्रपोज किया गया कि भैया इंडियंस जो है 40% तक हम बेसिकली कर देंगे, तो ली कमीशन। इसी ली कमीशन, अब होता क्या था इस टाइम पर, उस टाइम पर सिविल सर्विसेज और आर्मी के लिए जो एग्जामिनेशन होता था वो सेम ही होता था। तो इसीलिए यहां पर इसी ली कमीशन के अंदर बेटा एक और कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं स्कीम कमेटी। स्कीम कमेटी, ये स्कीम कमेटी बेसिकली क्यों बनाई गई? इसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था, जो भी इंडियन लोग जो ये एग्जाम क्लियर करते थे आर्मी के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग पहले इंग्लैंड के अंदर होती थी, एक सैंडहर्स्ट नाम की जगह है वहां पर होती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंग्लैंड लंदन है वो भैया हायर लैटिट्यूड्स वाला एरिया है, वहां का टेम्परेचर, वहां की सराउंडिंग एनवायरमेंट बिल्कुल ही अलग है। अगर इंडियन जनता को इंडिया के अंदर सर्व करना है ऑफिसर्स को, तो उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पर होनी चाहिए। तो स्कीम कमेटी बनाई गई कि क्या इनकी ट्रेनिंग्स इंडिया के अंदर की जा सकती है, और यही चीज जो है कौन प्रपोज कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का। तो जिन्ना जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ था कि भैया जो आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली कहां पर? इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। इसीलिए 1932 के अंदर क्या होगा बेटा, आपका आईएमए स्टैब्लिश किया जाएगा देहरादून के अंदर। आईएमए स्टैब्लिश किया गया देहरादून के अंदर। ठीक है, तो स्कीम कमेटी के बेसिस पर हुआ था। ये ली कमीशन का ही एक पार्ट हुआ करता था बेसिकली। तो ये भी आपका जो है डिफेंस के रिगार्डिंग या सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो है आपको ये क्वेश्चन आपको जो है कमीशन जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आगे बढ़े तो 1927 के अंदर आया था आपका साइमन कमीशन, जिसके हेड हुआ करते थे कौन? सर जॉन साइमन। अब ये जॉन साइमन जो आए थे, ये क्यों आए थे? भारत के अंदर चेक करने के लिए आए थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सही है कि नहीं है, इस चीज को ठीक करने के लिए आए थे। दूसरा ये भी चेक करना था कि क्या वाकई में भारत के अंदर संविधान सभा या संविधान बनाया जा सकता है, इसको भी चेक करने के लिए आए थे बेसिकली। तो जितने भी हम इंडियंस लोग थे, हम सभी ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। क्यों? बिकॉज इस साइमन कमीशन के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे और एक भी वाइट ब्राउन मुंडा नहीं था, सारे के सारे व्हाइट मुंडे हुआ करते थे। तो इस वजह से हमने कहा भाई जब भारत के लिए संविधान बनाना है तो उसमें ब्राउन मुंडे होने चाहिए, उसमें व्हाइट मुंडे क्यों है? तो इस वजह से हम जो है उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद 1929 के अंदर आपके पास एक कमेटी बनेगी जिसको बोलते हैं हार्टॉग कमेटी। ये हार्टॉग कमेटी जो है ये भी बेटा एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही बनाई गई थी, जिन्होंने बोला कि हमें क्वांटिटी पे नहीं, ये नहीं देखना कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है कि जितने भी पढ़ रहे हैं उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए बेसिकली। तो हार्टॉग रिपोर्ट भी आपकी जुड़ी हुई है एजुकेशन के साथ। फिर 1930s के टाइम पर जो है आपके पास आता है बटलर कमेटी। ये बटलर कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये बटलर कमेटी बनाई गई थी प्रिंसली स्टेट्स के मुद्दों को सुलझाने के लिए। अब असल में 1929 के अंदर हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन के अंदर। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उन्होंने भी सोचा कि हमारे पास भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पावर आ जाए, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स के अधीन ही रहते थे। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा के जो बच्चे हुआ करते थे जिनको बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो उन सब लोगों ने मिलकर बेसिकली डिमांड उठाई कि भैया हमें भी थोड़ी बहुत पावर देनी चाहिए। तो इसीलिए
ये कमेटी बनाई गई, बटलर कमेटी, जो चेक कर रहा था कि क्या वाकई में प्रिंसली स्टेट्स को हमें कोई पावर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई पावर नहीं देनी, आप लोगों के पास जो कुछ भी है एकदम सही है। तो एटलीस्ट बस पता हो कि कब आया है और क्यों आया है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो 1931 के अंदर एक और आपका जो है कमेटी बनेगी, जिसको बोलते हैं बेटा लोथियन कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके है। ठीक है, ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके है कि कौन कौन जो है बेसिकली इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद 1932 के अंदर आप सभी ने सुना होगा, जब आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी तीनों की तीनों, तो वहां पर जो है कम्युनल अवार्ड्स दिए गए जितने भी भारत के अंदर डिप्रेस्ड क्लास के लोग हुआ करते थे। तो दिस कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज है, माइनर कम्युनिटीज है, हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार दे देंगे है, और जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उनको भी अधिकार मिल जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। इसी के चक्कर में पूना पैक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो भैया पूरा का पूरा जो भारतीय समाज है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। इसीलिए 1932 के अंदर जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट होगा यरवदा जेल के अंदर। तो ये आपका है कम्युनल अवार्ड्स वाला सिस्टम। फिर 1934 के अंदर सप्रू कमेटी भी बनाई जाएगी। तेज बहादुर सप्रू आपके लीडर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके, जिसमें इन्होंने डिमांड करा कि इंडिया को जो है डोमिनेंट स्टेटस दे दो। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि जितनी भी स्टेट्स प्रोविंसेस हैं उनमें हम अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोलते हैं जिसको। बदले में हम फिर भी कह देंगे कि हाँ भैया तुम हमारे माए बाप हो, है ना। तो वही होता है डोमिनेंट स्टेटस, जिसमें हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव द सॉवरेनिटी। कल को अगर राजा कुछ और करना चाहे तो वो कर सकता है। बेसिकली वी वर नॉट सॉवरेन। तो सप्रू कमेटी बनाई गई थी 1934 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर। फिर 1935 के अंदर जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करना था बेसिकली। तो उसके अंदर किस तरीके से स्टेट्स को, जो अलग अलग राज्य होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, उनको किस तरीके से ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसी के लिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, जो कि अल्टीमेटली आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देगी। ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस को, अलग अलग राज्य को। फिर 1944 के अंदर आपके पास आएगा सार्जेंट प्लान कमेटी। ये सार्जेंट प्लान कमेटी जो है, ये भी आपका बेटा एजुकेशन से ही बिलोंग करता है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चलेगा, उस चीज को लेकर बेसिकली ये कमीशन बनाया गया था। तो बस इतना पता हो कि ये जो है एजुकेशन से रिगार्डिंग का है और 1944 के अंदर आया। अल्टीमेटली 1946 के अंदर तो सभी को पता है कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसमें 3 लोग हुआ करते थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो कि अल्टीमेटली प्रपोज करेंगे क्या कि भारत के अंदर संविधान सभा बनाई जाए और इसी के बेसिस पर जो है हमारा पूरा ट्रांजिशनरी स्टेज आए, जिसमें पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए पूरी की पूरी इंडियन जनता को वहां के डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए। तो 1946 के अंदर आया आपका कैबिनेट मिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत के अंदर बहुत सारे फेमाइंस भी आए थे ड्यूरिंग दिस होल ब्रिटिश एरा। बहुत सारे फेमाइंस, सूखा पड़ता था। तो इस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे कमीशंस भी आए थे इन्हीं फेमाइंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो 1866 के अंदर एक कमीशन बना जिसको बोलते हैं कैंपबेल कमीशन। ये कैंपबेल कमीशन आया था उड़ीसा के अंदर, जो फेमाइन आया था उसको चेक करने के लिए कि किस तरीके से हम इरिगेशन और एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर 1878 के अंदर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट फेमाइन कमीशन। बहुत सारी बुक्स के अंदर इसी को फर्स्ट फेमाइन कमीशन भी बोला जाता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेची कमीशन। ये स्ट्रेची कमीशन वो है जिसने फाइनली एक फेमाइन कोड बनाया कि जब भी फेमाइन होगा तो उसमें किस तरीके से किसानों को, पीजेंट्स को जो है रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हीं सबके लिए एक फेमाइन इंश्योरेंस फंड भी बनाया जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेची कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर 1898 के अंदर आता है आपका लेयाल कमीशन। ये जो लेयाल कमीशन है ये भी एक फेमाइन कमीशन है, जो पूरा का पूरा एग्जामाइन कर रहा था कि इससे पहले जो भी फेमिशन जैसे स्ट्रेची कमीशन आया उसके जो भी इंप्लीमेंटेशन, जो भी रिकमेंडेशन है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से हम रिलीफ मेजर्स को बढ़ा सकते हैं। तो लेयाल कमीशन। और फिर लास्ट में 1901 के अंदर आएगा आपका मैकडोनल्ड कमीशन, जो अल्टीमेटली वही बात करेगा फेमाइंस को लेकर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एटलीस्ट ये याद रखना है कि ये जो है ये सारे के सारे आपके जो है फेमाइन कमीशन है जो सूखे से जुड़े हुए हैं। इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेची कमीशन, उसके बाद आपका लेयाल कमीशन। ये वाले जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो 1878 स्ट्रेची कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने फेमाइन कोड बनाया और इंश्योरेंस फंड भी बना दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद आपके पास कुछ और फाइनेंस कमीशन भी आते हैं। ये तो जैसे फेमाइन को लेकर था, ऐसे ही कुछ कुछ फाइनेंस कमीशन भी आते हैं। जैसे 1895 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं हर्शल कमेटी। ये हर्शल कमेटी जो बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी, इसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि इंडियन लोग जो अपने यहां पर सिक्के छाप रहे हैं, सिल्वर के सिक्के छाप रहे हैं, तो अब वो गोल्ड को स्टैंडर्ड बना दिया जाए सिक्कों को मेंटेन करने के लिए, करेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो याद रखना रिगार्डिंग एक कमेटी है। कॉइन जो सिस्टम चलता था सिल्वर को बेसिस बनाकर, अब वो गोल्ड को एक्सचेंज स्टैंडर्ड बनाएंगे बेसिकली। उसके बाद आती है आपकी विलियम आर्कवर्क कमेटी। ये जो कमेटी है ये आपकी जुड़ी हुई है फाइनेंस रिफॉर्म, रेलवे रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। असल में 1921 के अंदर क्या हुआ, आपका जो है ये कमीशन आया और इसने रिकमेंड करा कि रेलवे बजट और जनरल बजट को जो है अलग अलग जो है प्रेजेंट करना चाहिए। तो आर्कवर्क कमेटी ने बोला ठीक है जी, तो 1924 के अंदर पहली बार आपका रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग करके करा गया। और अल्टीमेटली अभी रिसेंटली 2020 के अंदर बेटा एक और कमेटी बनी जिसको बोलते हैं विवेक देबरॉय कमेटी। ये जो विवेक देबरॉय कमेटी है, इसने वापस से क्या करा, इसने वापस से दोनों बजट को मिला दिया कि हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक ही साथ निकालेंगे बेसिकली। तो 2020 के अंदर आपका विवेक देबरॉय कमेटी वापस से रेलवे बजट और जनरल बजट को जो है कंबाइन कर देगी। उसके बाद आपका आता है हिल्टन यंग कमीशन। ये भी फाइनेंस के रिगार्डिंग था। इसी के बेसिस पर क्या होगा, आपका भारत के अंदर जो है आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया जाएगा इसी हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और लास्ट में आपकी 1938 के अंदर आती है नेमर कमेटी। ये नेमर कमेटी किस लिए आई थी, ये भी बेसिकली देखने के लिए आई थी कि किस तरीके से हम राज्यों को, प्रोविंसेस को फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। जैसे जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम धाम चला सकते हैं। तो उसके लिए फाइनेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है, तो उसी के अंदर फाइनेंस को किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करेंगे, उस चीज के रिगार्डिंग जो है ये कमेटी बनाई गई थी, नेमर कमेटी। तो ये चारों की चारों कमेटी आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई है बेसिकली। और यही सारी कमिटीज क्वेश्चंस के बीच में जो है आपका जो है पीवाईक्यू सारे के सारे घूमते रहते हैं, इधर सीडीएस, इधर सीएपीएफ, इधर एनडीए, इधर सिविल सर्विस, इसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं, देखो मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं अब, ठीक है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू दिखाता हूं, सारे के सारे पीवाईक्यू है। जैसे ये पूछ रहा है आपका कि साइमन कमीशन जो भारत के अंदर आया था वो क्यों आया था, लो भैया 3 पॉइंट दे दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि बताओ ये ब्रिटिश रूल जो रिकमेंड कर रहा था फेमाइन कोड किसने रिकमेंड किया था, तो लो बताओ कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया नींद में ये जो फॉलोइंग जो पेयर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभी अभी तो हमने सारे पढ़े हैं सर, आपने फ्रेजर कमीशन तो बताया ही नहीं। असल में बेटा ये जो फ्रेजर कमीशन है ये बनाया गया था पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। एंड्रयू फ्रेजर नाम के जो है आपके एक कमिश्नर हुआ करते थे, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, पुलिस कमिश्नर, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर बनाया गया था। और ये बनाया गया था आपका कर्जन के टाइम पर, जब लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, तो जब बंगाल का पार्टीशन चल रहा था 1905 में, उससे जस्ट पहले कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो फ्रेजर कमीशन जो है आपका पुलिस रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखो, हार्टडॉक कमेटी के बारे में पूछा, अभी अभी तो बताया सर एजुकेशन के बारे में। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, 2019 में फिर से पूछ लिया, बताओ कौन सा है, हर्चिल कमेटी, रॉयल कमीशन, अभी अभी हमने सारे पढ़े हैं ये। फिर इसके अलावा फिर से पूछ लिया कि बताओ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन से में बढ़ाने की बात करी गई है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बताओ कौन से कमीशन में सिविल सर्विस के अंदर इंडियनाइजेशन किया जाना चाहिए, लो फिर से आ गया। फिर इसके बाद आ गया आपका फिर से कि बताओ वो गोल्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि भैया बताओ वो जो 1970 के अंदर जो एक्ट जो कमीशन बना था एजुकेशन के रिगार्डिंग वो कौन सा था, फिर से आ गया रिपीटेड क्वेश्चन। फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। फिर आपके पास फाइनेंस का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो हो क्या रहा है कि यही सारे हमारे पास कुछ 15-20 कमीशंस हैं और इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा जो है क्या हो रहा है आपका यूपीएससी जो है घुमाया जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक बार आपको ढंग से बैठ के ये वीडियो सुननी है और ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे कमीशंस, इनके ईयर, इनके चेयरमैन, उनका क्या काम है वो देखना है। एक बार देख लोगे सारे पेपर्स के लिए एटलीस्ट आपका एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाला टॉपिक करा था, बस उतना ही पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इन द सेम वे कमीशंस वाले टॉपिक में भी बस इतना ही पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों से
रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जब भी आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद कमेंट में इन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर जो है जरूर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो में कमीशंस के बारे में बस हमें इतनी ही बात करनी थी। आगे आने वाले समय में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे अंडर 20-25 मिनट्स, और फिर उसके ऊपर हम पीवाईक्यू भी देखेंगे और वहां से एक समझ डेवलप होगी, एक पैटर्न डेवलप होएगा कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, हमें कितनी डेप्थ में पूछना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे नहीं देना है, वहीं से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो से मैं लेता हूं अलविदा। आशा करता हूं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, आपके एग्जाम में इससे बहुत फायदा मिलेगा। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।